40 पार की खामोशियाँ एकदम से आ खड़ी होती हैं सामने। हर बार किनारे से निकलना पड़ता है जीने के लिए। न घुल मिल पाते हैं लड़कियों के ग्रुप में, न जगह मिलती है प्रौढ़ परिपक्व गुट में। हर बात पर हंसना बस एक आदत सी बना ली है। असल में जो बात है वो तो आंचल पे छुपा ली है, क्योंकि अपनी पसंद और नापसंद से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बेटियां हाथ पकड़कर लिखना सीखती थीं, अब वो फेमिनिज़्म का मतलब समझाया करती हैं। नो मीन्स नो। और हाँ, ज़िंदगी एडजस्ट नहीं जीने के लिए मिला करती है। इस तरीके के व्हाट्सएप मैसेजेस हर रोज़ फॉरवर्ड किया करती हैं। माँ खुल के हंसा करो, खाया करो, घुमा करो, घर के काम तो ठीक है, खुद को भी संभाला करो। उसके काजल की तरह ही उस पे फैला हिदायतों का बादल उसे महसूस कराता है कि वो बदल रही है आजकल। आयरन, कैल्शियम, शुगर सब नोट करके रखती हैं, खुद को सुपर वोमन मान के 4 कदम आगे बढ़ाती हैं और अगले ही पल खींच लेती हैं 3 कदम, क्योंकि उसे बदलना है उतना ही जितना ज़रूरी है उसके सम्मान के लिए, जितना ज़रूरी है खुल के सांस लेने के लिए। उसे चलना है समय के साथ भी, टूटना बिखरना भी है मॉडर्न ज़माने की तरह, संभलना समेटना भी है खुद को संस्कारों की तरह। ये मैंने एक दिन मैसेज पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। फॉरवर्ड मैसेज ही है, जैसे कि आजकल व्हाट्सएप वगैरह में आते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी सहेलियों के साथ भी शेयर किया जाए। इसीलिए फिर मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट की थी, ताकि आप सभी तक पहुंच सके, क्योंकि कम्युनिटी एक ज़रिया है जिससे मैं आप सबके साथ कोई भी ऐसे मैसेजेस जो मुझे अच्छे लगते हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि ये तो सच है, हम सबके साथ व्हाट्सएप तो कर ही नहीं पाते हैं। और व्हाट्सएप अब बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह लो, बहुत वो जो मैसेज होते हैं ना इतने सारे, तो लोग सभी मैसेजेस रीड भी नहीं करते हैं, कि ये भी इशू है। और पोस्ट में एक मैसेज रहता है, वो सब लोग देख लेते हैं। और अच्छा, एक बात बताओ कि आप लोगों को कैसे घर पसंद है? ऐसे रॉ हाउस पसंद है या फिर अपार्टमेंट में? मैं अगर अपनी बात कहूँ तो पहले जब हम रेलवे क्वार्टर्स में रहे बहुत सालों, तो हमें मतलब वहाँ पे बहुत गंदा रहता था, या पुराने ज़माने वाले टूटे फूटे मिले तो बहुत रिपेयर कराने पड़ते थे। आधा समय तो रिपेयर कराने में लग गए जब शिफ्ट हुए, और जब वो थोड़ा ठीक ठाक हो गया रहने लायक, थोड़े पेड़ पौधे लगा लिए, पेड़ बड़े हो गए, आंगन वांगन ठीक कर लिया, या वहाँ की सीलिंग वगैरह ठीक ही कर पाए थे। नल तो वहाँ पर भी नहीं आते थे पानी की, तो वहाँ पे भी किल्लत थी। मुर्तज़ापुर और पाचोरा और ये भुसावल में भी एक बार हम रह चुके हैं। तो तब तक ट्रांसफ़र होने का समय आ जाता था, ठीक है। और फिर वो इतने अंजर पंजर मिलते थे क्वार्टर्स, बेकार वाले, छोटे छोटे गाँव में जो होते हैं ना, तो उससे लगता था कि नहीं, इससे तो अच्छा है कि अपार्टमेंट में जाएं तो सही है। तभी जब पाचोरा में इतने सांप और नेवले निकलते थे ना हमारे क्वार्टर में, तो शुभी और शुभम तो ऐसे मतलब बैठे रहते थे, नहाने नहीं जाएंगे, कहीं एक आध बार दिख गया सांप नेवला तो बस बाहर नहीं निकलते थे। तो उन लोगों ने मतलब ऐसा कह रखा था, बारिश में जब ऐसे घर में मेंढक घुस आते थे कि अब हम लोग नहीं रहेंगे रेलवे क्वार्टर में, तो हम लोग फिर हमने डिसाइड किया था कि ठीक है, अब जब हम शिफ्ट करेंगे तो सीधा अपार्टमेंट में ही रहेंगे। तभी हमने क्वार्टर नहीं फिर लिया था। अब ऐसा लगता है, इतने दिन रह लिए ना अपार्टमेंट में, अब लगता है नहीं नहीं, अब ऐसे वाले घर चाहिए जो ज़मीन से रहें, कम से कम घर से बाहर थोड़ा सा 4 कदम आगे बढ़ सको, हवा रहे खुली, और ऐसे आंगन सा रहे, रोड दिखाई दे। यहाँ ऊपर चढ़े रहो तो कुछ पता नहीं चलता जब तक कि नीचे ना उतरो। मैं तो मतलब नीचे बिना किसी काम के जाती भी नहीं, तो मुझे तो और ही बिल्कुल अब लग रहा है कि अब ऐसे वाले घर में रहने की इच्छा होती है, जो ऐसे घर हो, आंगन हो, पोर्च हो, दरवाज़ा अपना हो, गाड़ी अंदर ना आना करना। तो ये सब चीज़ें अब अच्छी लगती हैं। आप लोगों को कैसे पसंद है, और आप कैसे घर में रहते हैं फ़िलहाल? जैसे अभी अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर ऐसे रॉ हाउस में रहते हैं, बताना मुझे ज़रूर। और मुझे अब लगता है कि ऐसे रॉ हाउसेस में रहना अच्छा लगेगा शायद। हालांकि इनमें ना बहुत आगे से जो बाहर वाला हिस्सा होता है बहुत मेंटेन करना पड़ता है। देखने में चीज़ें लगती हैं, उतनी आसान होती नहीं है जैसे लाइफ में आपने देखा है। वही साफ़ सुथरा है तो उसको करना पड़ता है मेंटेन। अच्छा, अपार्टमेंट में क्या है कि वो सब कंबाइन में हो जाता है, तो बाहर का आपको नहीं देखना होता, सिर्फ अपना घर देखो,
लेकिन यहाँ जब आप रहते हो सब देखते हो। रेलवे क्वार्टर में तो भाई बहुत रोज़ के पेड़ पौधों के इतने गिरते थे सुबह शाम की, ऐसा लगता था कि हफ्ते में एक ही बार सफाई करूँ, क्योंकि सुबह करो फिर दोपहर में गिर गए, एक हवा चली फिर पत्ते पत्ते पूरे आंगन में बिखर गए, फिर शाम में सफाई करो तुम्हें सुबह पूरा मिलेगा बिखरा हुआ सा। तो बड़े मसले थे। और पानी की तो खैर किल्लत यहाँ मतलब हर जगह जहाँ जहाँ भी हम रहे हैं, हम माना, मुर्तज़ापुर, पाचोरा, फिर भुसावल, और एक बार मुर्तज़ापुर से भुसावल, फिर पाचोरा और फिर अगेन भुसावल आए हैं, ऐसा है। तो हमने तो पानी की बहुत किल्लत देखी है। 15 दिन में पानी, एक नीला ड्रम हमने 15 दिन चलाया है। 15 दिन वो नीले रंग का ड्रम जो होता है ना, ड्रम वो नहीं, टंकी नहीं बड़ी वाली, ड्रम। तो बहुत अभ्यस्त हो गया। तब जब बच्चे छोटे थे, जब वो कितने उल्टी और पॉटी वाले जो कपड़े धुले जाते थे उस ज़माने में, तो मतलब मेरे से तो आधी बाल्टी पानी में, तो वो जो डब दिखता है ना मेरा वो सिंक बर्तनों का भंडार, इतना मैं आधी बाल्टी में धो लेती हूँ। इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रखी है दो दो मंगे में कुचुर कुचुर कर कर के धोना। तो वो सब तो ठीक है, जैसे तैसे चल जा रहा है लेकिन अच्छा हाँ देखो, अब जैसे ये लेडी है पानी का छिड़काव कर रही है, जब खुद के घर होते हैं तो जैसे आपके पास जितना पानी आपको पता है इतने दिन चलाना है, तो आप अपनी ज़रूरत की जो प्रायोरिटी है आप उस पर इन्वेस्ट करोगे उस पानी को ना। और जो अपार्टमेंट में क्या है कि आपने कुछ चाहे 8 दिन बिना नहाए बैठे हो तो भी आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसमें क्या है, आप अपना रख लो, जितना आपको जिस चीज़ में ज़रूरत पड़ना है वो करो। ये चीज़ है पानी की, अगर दिक्कत की इशू की बात की जाए। और पता टंकी में पानी नहीं होता तो फिर वो नहीं चलता आरओ, इसीलिए बाहर का पानी लेते हैं लोग पीने और खाना बनाने के लिए। और बाकी जो पानी 15 दिन 8 दिन के लिए स्टोर वाटर है टंकी वगैरह में, जो ऐसे ज़मीन पे रखी टंकियाँ, उनसे नहाना खा और धोना हो जाता है। इसी वजह से सिर्फ पीने का पानी लोग लेते हैं। और जब वो टंकी भी खाली हो जाती हैं फिर वो टैंकर आते हैं, फिर वो यूज़ के लिए भी पानी लेना पड़ता है। और हर घर के बाहर जो पेड़ पौधे लगे हैं इनको भी तो पानी का छिड़काव करना पड़ता है। बिना पानी के तो ये भी सूख जाते हैं, तो थोड़ा बहुत 2-4 बाल्टी पानी तो बाहर के पौधों के लिए भी डालना पड़ता है, मतलब बचा के रखना पड़ता है, उनके लिए भी देना होता है। भले फिर वो ज़्यादा ज़रूरी लगता है आपको। हमें याद है हमने वो लगाई थी पाचोरा में मेहंदी, जो उसकी ऐसे रेलिंग पे यूँ यूँ, रेलिंग पे नहीं दरवाजे पे जो फिनिशिंग होती है उसके बगल में, वो सूख रही थी। थोड़ा थोड़ा पानी तो चाहिए। तो मैं याद है हम तो कपड़ों का धुलाव 2-3 दिन में कर लेते थे, मतलब जमा कर लेते थे इकट्ठा, जिस दिन नल आएगा। लेकिन जो अगर रोज़ की 2 बाल्टी पानी पौधों में देना है तो वो देते थे। तो ऐसा हो जाता है कि फिर जब आपके पास एक लिमिट में इतना पानी है तो आपको किस चीज़ को करना है। बर्तन कपड़े धुले हुआ पानी रख लिया, फिर वॉशरूम में धुलाई सफाई के लिए इस्तेमाल कर लिया, ऐसे ऐसे करते ही मतलब चलता है गुज़ारा। तो ये है। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो जहाँ पे भी रहें वहाँ घर के पास एक मंदिर रहे यार, सच में। सुबह शाम ऐसे जब दिल करे अपना जाके बैठ गए, क्योंकि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाने की तो आदत है नहीं कि बैठे पंचायत कर रहे हैं दूसरों के घरों का, इधर उधर का वो सब खुचड़ पेच। उससे अच्छा है कि ऐसी जगह पे बैठ जाओ, अपना मंदिर में जा कर के पाठ पूजा, भगवान का नाम, कुछ नहीं है तो नाम स्मरण ही कर लो, कुछ नहीं ज़्यादा होता तो पाठ वगैरह। तो ऐसा मंदिर वगैरह हो तो मन खुश हो जाता है, जैसे पास में रहे तो अच्छा। बच्चों को भी आदत होती है आने जाने की, शुरू से जैसे रहे दादी वादी के साथ जाते रहते हैं। यहाँ बच्चे शाम में तो इतनी बूढ़ी आजी जो है दादी, उनके बच्चे नाती पोते लेके आ जाती हैं। शाम में बच्चे अपना पार्क में खेल रहे हैं, दादी अपना थोड़ा सा भजन कीर्तन कर ली, नाम कर भगवान का नाम ले लिया। तो ये सब चीज़ें ना, ये माहौल जो बनता है ये बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी देखते सीखते हैं तो उनके अंदर भी असर रहता है इन चीज़ों का। और ऐसे जो पार्क होते हैं जहाँ मंदिर भी है और पार्क भी है, तो मम्मी अगर आई तो उनका भी बढ़िया हो जाता है। एक्सरसाइज कर लो, मंदिर में दर्शन कर लो, बच्चे अपना खेल कूद लें, थोड़ा घूम फिर लें। एक ही जगह पे सभी लोग जमा हो जाते हैं, कॉलोनी के 2-4 जो अपने ग्रुप के लोग हों, अपना 4 बातें भी हो गई। अलग से टाइम नहीं देना पड़ता कि कहीं जाओ फिर बैठो फिर बातें करो, या फ़ोन कॉलिंग वाला मसला नहीं रहता। रोज़ मुलाकात होती है तो फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं होती, हर छोटी बड़ी बात सामने से हो जाती है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है, घर के पास कुछ हो तो। और क्या और बताओ आप लोग क्या सोचते हो? हाँ मुझे भी जानना है भाई, इतना तो मैं ही सोचती हूँ, सिर्फ केवल घर, मंदिर, पार्क और ये जो मैंने आपको बताया कि ये अपार्टमेंट वाली चीज़।
और आप लोगों को कैसा पसंद है और घर में कैसे पेड़ पौधे पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जहाँ पे रहूँ वहाँ बेल का पेड़ हो, बेल पत्री रोज़ की एक मिल जाए, लालच भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और हमारे पहले जो क्वार्टर में थे ना, हम पारिजात का पेड़ लगा था, वो बहुत सुंदर खुशबू देता था। तो और सुबह के समय में ऐसे बिखर जाता था पेड़ के नीचे। तो मैं पता है वहाँ पर ना प्लास्टिक की बोरी जो होती है ना चावल वाली, से काट के बड़ा सा कर लिया था, उसको मैं ऐसे फैला देती थी शाम को। तो सुबह उठो तो सारे के सारे मिट्टी में ना गिर के उस प्लास्टिक में गिर जाते थे। फिर मैं उसको समेट लेती थी, फिर एक पॉलीथीन में भर लेती थी, फिर मैं जाती थी केंद्र में, तो उससे मैं स्वास्तिक बना देती थी बहुत बड़ा सा। इतना सुंदर महकता था ना, खुशबू गजब की। तो मुझे ऐसा लगता है फल का कोई पेड़ हो चाहे ना हो, जैसे आम अमरूद और ये ना हो तो भी चलेगा, कोई खुशबूदार फूल वाला पेड़ हो घर के बाहर, तो जब बाहर रात में टहलो तो भीनी भीनी सी खुशबू आए, ऐसा मुझे लगता है। भीनी भीनी खुशबू से मुझे याद है, एक तो पारिजात का तो खैर है ही एक्सपीरियंस, पाचोरा में था ये पेड़ वाला, मुर्तजापुर में तो कोई भी पेड़ नहीं थे। एक था वो सीताफल शरीफा, जिसको कस्टर्ड एप्पल, वो बस पत्ते गिरते थे और थोड़े बड़े भी हो पाते थे कि लोग तोड़ के ले जाते थे। हमने आज तक खाया नहीं है और मुझे वो पसंद भी नहीं है। और फिर मैंने छोड़ भी रखा है शुभम के समय के बाद से, लेकिन मैं पहले भी नहीं खाती थी। तो वो था, बहुत कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है फल वाली का, क्योंकि वो तो बाज़ार में भी मिल ही जाते हैं, कौन सा रोज़ रोज़ खाते हैं। और जो फल घर में रहता है वो तो वैसे भी कोई नहीं खाता। तो मुझे फूल का कोई अच्छा सा खुशबूदार पेड़ बड़ा सा हो वो पसंद है, और घर के पास मंदिर और पार्क, ठीक है, ये 3 है, मतलब मेरी ऐसी प्रायोरिटी विश है। आप अपनी विश बताओ कि आपके घर के पास आप क्या चाहते हो, ठीक है। सुबह के नाश्ते के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर खरबूज को कट करके रख रही हूँ। कल तरबूजा कितना ख़राब निकला था, दिखाया था ना मैंने आपको। मतलब खरबूजा है, तरबूजा है, ये पानी वाले फल होते हैं, बाहर से तो मतलब पता ही नहीं रहता कि कैसे निकलेंगे। इनको काट के हम लोग लेते नहीं है मार्केट में, ये सोच कर कि जब खाना है तभी काटेंगे। ये अगर कट जाते हैं तो तुरंत ही खाना चाहिए, लेकिन अब वो अंदर से कैसे निकले ये तो ज़्यादा कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। तो फ़िलहाल ये खरबूजा बहुत मीठा है, खुशबूदार, खुशबू से भी पता चल जाता है, पता है खरबूजे को बाहर से भी अच्छा खुशबू आती है, और बिल्कुल मीठा सा है। इसका छिलका हटा लिया है और इसको थोड़ी देर पानी में डाल के रखना चाहिए, तो जिससे जो इसकी गर्मी रहती है ना फ्रूट्स की, वो शांत हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है। और फिर इसे पीसेस कट करके रखती हैं, फिर नाश्ते में सब लोग खा सकते हैं। ये खड़ी हरी मूंग है, जिसे मैंने कल रात भिगोई थी, 1 कप खड़ी हरी मूंग, और ये पानी से धो करके साफ़ पानी डाल के भिगो के रखा है। और 2 से 3 चम्मच करीब चावल लिए हैं, जिससे थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा डोसा। तो मूंग दाल का डोसा बनाएंगे हम, जिसके साथ हम बीट रूट का यूज़ करेंगे। तो 1 कप मूंग है वो, खड़ी मूंग छिलके वाली, और इसमें हम 1 बीट रूट डाल देंगे। तो बीट रूट का छिलका निकाल दिया है, इसके पीसेस कट कर लेंगे। साथ में इसमें अदरक, हरी मिर्ची, जीरा, ये सारी चीज़ें डालेंगे। और इसमें वैसे अगर बीट रूट नहीं डालते हैं तो आप पालक डाल सकते हैं या फिर हरा धनिया डाल सकते हैं, ग्रीन कलर अच्छा आता है। यहाँ पर ग्राइंडर जार में लेंगे बीट रूट, जीरा, अदरक, हरी मिर्ची, और ये 3 चम्मच हो चुके हैं भीगे हुए चावल, ये भी हम डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे एकदम फाइन सा पेस्ट बन जाएगा। इसी के साथ दूसरे बैच में यहाँ पर हरी मूंग भी डाल करके पीस ली है। थोड़ा थोड़ा बीच में मैंने वो जो बीटरूट है वो मिक्स करके भी पीस लिया था। तो इस तरीके से छोटे छोटे बैचेस में इसको एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है, और एक बर्तन में सारे के सारे मिक्स कर लिया है। इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे, ज़्यादा सी। हींग डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है। और ये जो मूंग की हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं, दाल और खिचड़ी वगैरह, कुछ भी मूंग के चीले दूध से, तो इसमें हींग डाल दिया। जीरा हमने पीस लिया है, अगर नहीं पीसें तो आप इसमें डाल सकते हैं, सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ही बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल सकते हैं, लेकिन मैं डोसा जब बनाऊंगी तो उसमें ऊपर से डालेंगे तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो ये पूरा प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी के साथ 1 गांठ प्याज को एकदम बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया, ये हरा धनिया और कच्ची प्याज ऊपर से हम इसमें डालेंगे। डोसे में बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची सी प्याज इस डोसे के खाने के लिए। मूंग की दाल, जब हम प्लेन मूंग दाल बनाते हैं तो चीला बनाते हैं, ये से हम डोसा कह सकते हैं, बीटरूट डोसा या मूंग दाल डोसा या इसलिए इसमें चावल डाले हैं। ये 1 हाफ कप मूंगफली के दाने हैं, जिसे हम भून रहे हैं। बैटर पीस के हमने साइड में रख दिया है, उसकी तैयारी हो चुकी है डोसे की। इसके लिए हम चटनी बना रहे हैं।
मूंगफली के दानों को पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इतना कि छिलका बहुत आसानी से निकल जाए। ये गैस बंद कर दी है और ये छिलका इजीली निकल रहा है। गरम गरम है काफ़ी, और इस गरम गरम में किसी भी, या जैसे पोटैटो मैशर है या खलबत्ता है, इसे आप इस तरह से रगड़ देंगे तो छिलका हट जाता है और दाने अलग हो जाते हैं। अब चूँकि इन दोनों को भी अलग करना हो तो एक बहुत बेहतरीन टिप होती है कि ये जो छन्नी होती है ना, जिससे हम लोग झारा कहते हैं, छन्नी से निकालते हैं तलते वक्त, इसमें आप इसे डाल दो और इसको ऐसे ऐसे हिला दो, तो जो छिलका है वो पूरा नीचे पहुंच जाता है। तो नीचे आप न्यूज़पेपर पुराना या फिर प्लेट लगा लो, तो मतलब किचन काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होता, और जो मूंगफली का छिलका है वो बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। या फिर मेरी तरह झटक पटक करके भी आप निकाल सकते हो छिलका। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली के दाने हाफ कप लिए हैं, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची और जीरे लिए हैं, और हरा धनिया का ना डंठल ज़्यादा लिया है। ये छिलका अब हम आसानी से फेंक सकते हैं प्लेट से। तो इन सभी को हम डाल लेंगे ग्राइंडर जार में। तो मूंगफली की हम चटनी बना रहे हैं, पीनट चटनी, जिसमें ज़्यादा हिस्सा मूंगफली के दानों का है, और हरे धनिया से टेस्ट भी अच्छा आता है और चटनी का कलर भी सुंदर लगता है। डंठल मैंने ज़्यादा इस्तेमाल करी हरे धनिया की, और बाकी हरा धनिया जो था ना हिस्सा, वो मैंने ऐसे बारीक काट लिया प्याज के साथ में। इसमें नमक डाला है और दही डाली है। दही की जगह आप इसमें नींबू डाल सकते हो, पर दही से बहुत अच्छा टेक्सचर भी आता है चटनी का, और टेस्टी भी बहुत लगती है। टेक्सचर मतलब थोड़ा सा थिक रहेगी ना ये चटनी, और पतली भी रहेगी। मतलब इसमें पानी डाला है मैंने सारी चीज़ें पीसने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी ये चटनी अच्छी नहीं लगती, इतनी सारी मूंगफली के दाने हैं। तो पीस करके पानी भी डाल दिया, एकदम फ़ाइन पेस्ट कर लेना इसको, एकदम फ़ाइन पीसना, तो इसका बहुत अच्छा एकदम स्मूथ सी रहेगी चटनी। ये चटनी आप किसी भी तरीके के ढोकले, इडली, डोसे सभी के साथ बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तड़के पैन में ऑयल गरम किया 1 बड़ा चम्मच, इसमें जीरा, राई और हींग डाली है, और थोड़े से करी पत्ता, और इनको बारीक काट करके डाला है। करी पत्ता को 2 डंठल लिए थे करी पत्ता। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और 2 लाल सूखी मिर्ची डाल दी हैं, और इस तड़के को हम डाल लेंगे चटनी के ऊपर। तो ये चटनी रेडी है। ये हर तरीके की इडली, डोसे के साथ, ढोकले के साथ बहुत सुपर लगती है। डोसा, उत्तपम, आप्पे सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैं अक्सर ही बनाती हूँ। और पीनट चटनी में हमने तड़का मिक्स कर दिया और ये चटनी रेडी हो गई है। पतली या गाढ़ी कितनी कैसी रखनी है वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे इसको थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। अब यहाँ चटनी भी बन करके तैयार हो चुकी है और डोसे की भी सारी तैयारी है। अब मैं बना रही हूँ लस्सी। तो मीठी लस्सी, रोज़ लस्सी बनाएंगे। बाकी की जो दही है अभी मैंने चटनी में डाली ना 2 बड़े चम्मच, तो यहाँ 2-3 चम्मच दही निकाल के रख लिए जमाने के लिए। बाकी मैंने सारे बर्तन की दही इस्तेमाल कर ली है। इसमें पिसी हुई मिश्री डाल देंगे और रोज़ सिरप डाल देंगे, और इसके साथ ही इसको ब्लेंड कर लेंगे, तो रोज़ लस्सी भी तैयार हो जाएगी। तो गर्मियों में शाम को दूध पीना तो बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है, तो दही जमाती रहती हूँ मैं अक्सर ही। दही का कुछ ना कुछ रेसिपी में भी यूज़ हो जाता है, या फिर बीच बीच में लस्सी बन जाती है। कभी दूध पीना है तो फिर शेक वगैरह बन जाते हैं समर्स में, तो यही दिक्कत है बच्चों को, प्लेन दूध नहीं पसंद। तो ये लस्सी तैयार हो गई है। लस्सी फेंट करके मैंने वापस उसी बर्तन में पलट दी है। ढक करके इसको फ्रिज में रख देंगे। जब लस्सी पीनी है ना उसी समय फ्रिज से निकालेंगे, क्योंकि ना बाहर दही रखना मतलब तुरंत खट्टी होती है। यहाँ तक कि चटनी भी है, अगर ये ज़रूरत नहीं है तो फ्रिज में ही रखना चाहिए, वरना गर्मियों में दही जिस चीज़ में डालो वही खट्टा हो जाता है। अब मैं बना रही हूँ अलसी का मुखवास। तो ये है अलसी, पूरा 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ही है, कम नहीं है, और एकदम साफ़ है। तो ये अभी मैंने पैकेट से निकाला, एक बार चेक भी कर लो अगर कुछ दिखे, वैसे एकदम साफ़ है। तो 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ये अलसी है। अलसी का मुखवास बनाएंगे। इसमें डालेंगे हाफ़ कप सौंफ, हाफ़ कप लेंगे अजवाइन, और हाफ़ कप लेंगे सफ़ेद तिल। तो ये तीनों ही कम डाले हैं। अलसी सभी में से ज़्यादा है। सनफ्लावर सीड्स है ये, तो इसको भी लेंगे। तो इसको भी नाप के ही ले लेंगे। हाफ़ कप ये भी ले लिया है। बाकी की जितनी भी सीड्स हैं सब इक्वल लिया है, बस जो अलसी है वो सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद ये है पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, तो ये दोनों ही सीड्स हमने लिए हैं बराबर के। तो पम्पकिन सीड्स भी डाल देंगे। इसमें थोड़ी ज़्यादा सी हींग डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हल्का सा नमक रहेगा। थोड़ा काला नमक भी डालेंगे, और थोड़ी हल्दी पाउडर लेंगे। अब इसी के साथ इसमें हम 1-2 नींबू का जूस डाल देंगे, जिससे हल्का खट्टापन भी आता है और ये थोड़ी गीली हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो बस जैसे ही नींबू का जूस डालेंगे ना, फिर इनको सबको मिक्स कर लेंगे, तो ये गीला गीला रहेगा। अभी गैस बंद है, सिर्फ अभी मिक्स करके रखेंगे। तो हल्दी, नमक, साथ में हींग और नींबू का जूस, इन सब में पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये सबको मिक्स करके हम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। बाद में हम इसे रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करके फिर इसको रख लेंगे। तो सारी मिक्स है ये
अलसी का मुखवास फिर रेडी हो जाएगा। रख दिए इसको साइड में। और अब यहाँ पर ये जो हमने तैयारी करके रखी है डोसे की, चलो बना लेते हैं झटपट से। बस मेन है कि तैयारी करने में लगता है टाइम, फिर तो बनाने में कुछ भी टाइम नहीं है। गरम करने के लिए रख दिया है तवा, और सबसे पहले प्लेटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही ये बनेंगे तुरंत इनको यूज़ करना है। बैटर मैंने गाढ़ा रखा है, बहुत पतला नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चटनी निकाल ली है, तो ये है पीनट चटनी। इसका तड़के में जो मिर्ची होती है फ्राई ये मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती है। और करी पत्ता गरम तवे पे एक बड़ा बैटर भर के डाल दिया है। अब इसको छोटी चम्मच से ना पूरा अच्छे से इसको प्रॉपर फैला लेंगे। जितना पतला चाहो आप फैला सकते हो। तो इसको आप नॉन स्टिक में बनाओ या आयरन तवे पे, सभी में ये अच्छा बनता है। बल्कि आयरन तवे पे बहुत क्रिस्पी लगता है खाने में। तो ये एक साइड से पूरा नीचे से सेकेगा। जब पूरा फैल जाए फिर इसमें डालें ऊपर से प्याज और कटा हुआ धनिया पत्ता। ये जितना प्यारा कलर लगता है ना, रेड ग्रीन वाइट, जैसे प्याज हरी मिर्ची और रेड, बहुत सुंदर लगता है, उतना ही टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। थोड़ा सा घी डाल देंगे इसमें, ताकि नीचे से बिल्कुल करारा सा ये डोसा सिक जाएगा। तो खड़ी मूंग है और साथ में है बीटरूट। तो बच्चों को बीटरूट खिलाने का बेस्ट ऑप्शन है। आप ब्रेकफास्ट में बनाओ, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप डिनर टाइम पे बना सकते हो। गर्मियों में लगता है ना कुछ तेल मसाले की सब्ज़ी नहीं खाना है, तो इस तरीके की तैयारी आप शाम में करके रख सकते हो। आप ये सारी चीज़ें सुबह भिगो, शाम में पीस लो, रात में डिनर के लिए तैयार कर लो। जैसे मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना है तो मैंने रात में भिगो लिया है, सुबह पीस लिया और इंस्टेंट बना लिया। इसको फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बस भीगना ज़रूरी है। जो मूँग की दाल, खड़ी मूँग है ना, इसको भीगने में 6-8 घंटे लग जाते हैं, तो वो अच्छे से भीग जाए। जो मैंने 2-3 चम्मच चावल डाला उससे थोड़ा क्रिस्पी होगा ये। और बीट रूट से टेस्टी और हेल्दी है, और टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता या कड़वा नहीं लगता ज़रा भी, कि बीट रूट डला हुआ है। आप बीट रूट को जैसे मैंने मूंग की दाल के साथ यूज़ किया है, आप इसको उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, रागी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। रागी और बीट रूट का बहुत बेहतरीन डोसा बनता है। मैं रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और यदि आपको बीट रूट यूज़ नहीं करना है तो हरी मूंग के साथ आप पालक और हरी मूंग का ग्रीन कलर का डोसा बनता है, बहुत शानदार। टेक्सचर भी अच्छा लगता है, कलर भी देखने में अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। सेम इसमें भी यही है, मूंग और बीटरूट का भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो ब्रेकफास्ट है ना, आप इसे डिनर टाइम पे बना सकते हो गर्मियों में। और मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया क्योंकि मैं मॉर्निंग टाइम पे ही शूट कर रही हूँ आजकल, और तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये रेसिपीज़ वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, या छोटे बच्चे जो दाल वगैरह नहीं खाते हैं, बीटरूट नहीं खाते हैं, चाहे जितना भी सैलड रायता बना दो, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। और प्याज अगर बच्चों को नहीं खानी है तो आप इसमें डाल सकते हो। पनीर ऊपर से ग्रेट करके डाल दो, या बच्चों को पसंद है तो चीज़ ऊपर से ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो थोड़ा बच्चों को और भी ज़्यादा पसंद आने लगती हैं चीज़ें, चीज़ और पनीर की वजह से। तो ये सब टोटल ऑप्शनल है। बस इसको इस तरीके से नीचे से सिक जाए तो आप पलट के चेक कर सकते हो, इस तरीके से हाफ फोल्ड करके। जब वो नीचे से एकदम ब्राउन ब्राउन दिखने लग जाए ना, तो समझना कि बिल्कुल सिक गए अच्छे से। और इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो बढ़िया पतले पतले से, करारे करारे से मूंग दाल और बीटरूट डोसे तैयार हैं, और वो भी इंस्टेंट। और साथ में है ये पीनट चटनी। आप इसके साथ कोकोनट चटनी भी बना सकते हो या हरी चटनी बना सकते हो, तो ये सब टोटल चॉइस है। आलू की सूखी बना सकते हो मसाला, जैसे डोसे के साथ बनाते हैं ना आलू मसाला, उसके साथ भी जैसे आलू की सब्ज़ी जैसा, और ये मूंग दाल का डोसा खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। और आपके बच्चे खाते हैं बीटरूट कि नहीं खाते हैं, मुझे बताना। वैसे ऑलमोस्ट बच्चे खा ही लेते हैं, बीटरूट का टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। और नाश्ते के साथ में है ये ठंडी ठंडी रोज़ लस्सी, जो कि सबकी होती है फेवरेट गर्मियों में। मतलब दूध भले ही बच्चे पीना ना चाहें, पर लस्सी वगैरह सभी बच्चों को पसंद होती है। नाश्ते के बाद ये जो मैंने भिगो के रखी थी, मतलब मिक्स करके रखी थी सारी सीड्स, इनको गैस ऑन करके भून लेते हैं मीडियम आंच में, कभी तेज़ या धीमी जो भी आंच रहे। इसको मिक्स करते रहें कंटिन्यू, ताकि ये जले नहीं। और इसको करारा होने तक भूनना है, क्योंकि हमने जब लेमन जूस डाला है ना, उससे इसमें नमी हो जाती है, मॉइस्चर। तो इसको कुरकुरा करना है। तो जैसे भूनेंगे तो जो अलसी है वो चटकने लगती है, तिल चटकने लगते हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है अजवाइन की सिकने की। और जब सारी चीज़ें भून जाएँ और ये प्रॉपर ठंडा हो जाए, फिर ठंडा होने के बाद किसी भी ड्राई कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। छोटी सी डबिया मुखवास की मेरी अलग रहती है, जिसमें मैं थोड़ा सा निकाल के रखती हूँ, फिर जब मन करे थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं सुबह शाम। और बाकी का हम बड़े डब्बे में भर के स्टोर कर लेते हैं। ये है दिसानो का पास्ता लेशियस एल्बो पास्ता मैकरोनी। और ये अगारो की हार्ड एनोडाइज कढ़ाई विद ग्लास लिड, इसमें पानी नमक ऑयल डाल करके मैकरोनी
और स्वीट कॉर्न, हरी मटर, गाजर काट करके डाल करके ढक करके बॉईल कर लिया है। ये दुरुम वीट से बना हुआ है। इसको छान करके साइड में रख लिया है। फिर उसी कढ़ाई में तेल गरम किया, बारीक कटी हुई प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई टमाटर, मैगी मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक और साथ में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके मिक्स कर लें। फिर इसको सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद सब्जियां अच्छे से भुन चुकी हैं। फिर बॉईल किया हुआ मैकरोनी, पास्ता, वेजिटेबल्स और इसमें डाल दिया टोमेटो केचप। सबको डाल के अच्छे से एक बार फिर से प्रॉपर मिक्स कर दिया। ऊपर से स्प्रिंग अनियन डाल दिया कटी हुई और गर्मा गर्म मैकरोनी सर्व करें। ट्राई करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।